गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल बर्ड्स फॉर एसएससी के डेली मैथ्स प्रॉब्लम सेक्शन में आपका स्वागत है। और आज हम एक नहीं टोटल 5 क्वेश्चंस लेंगे और वो सारे सीपीओ 2019 में आए हुए हैं। तो 5 क्वेश्चंस की बात करेंगे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक विक्रेता एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होती है, मार्क प्राइस पर होती है डिस्काउंट, और 20% लाभ कमाता है। और लाभ अगर कुछ बोला नहीं जाए तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर लेते हैं, सीपी पर या फिर लागत मूल्य पर लेते हैं। यदि वस्तु के लागत मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसी अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए ताकि लाभ के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं हो। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पहले सीपी कुछ था, एमपी कुछ था, तो एमपी पर कुछ डिस्काउंट दिया गया जिससे सीपी पे हमको कुछ प्रॉफिट मिला, मान लो X% प्रॉफिट मिला। अब क्या है क्वेश्चन में, अगर सीपी में वृद्धि हो, अगर सीपी इंक्रीज हुआ है और हमसे पूछा गया कि एमपी पर कितने प्रतिशत की छूट दे जिससे परसेंटेज प्रॉफिट सेम रहे। बाद में जो सीपी आया है उसको अगर किसी और रेट पे बेचे तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो बात करते हैं क्वेश्चन की कि इसमें कौन सा फॉर्मूला, कौन सा कंसेप्ट इसमें यूज होगा। तो वो ये है, इसमें एमपी और सीपी का एक रेशियो का फॉर्मूला होता है, एमपी अपॉन सीपी। वो होता है दोस्तों 100 प्लस माइनस आर अपॉन 100 माइनस डी। इसमें आर क्या है, आर है प्रॉफिट या फिर लॉस। अगर प्रॉफिट है तो प्लस साइन लेना है और लॉस है तो माइनस साइन लेना है। डी है वहां पर डिस्काउंट। तो एमपी अपॉन सीपी क्या हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन में अगर बात करें कि 25% की छूट देता है, मतलब ये क्या हो गया, हमारा डिस्काउंट हो गया, और 20% का वो लाभ कमाता है, तो प्रॉफिट हो गया हमारा 20% आर की वैल्यू। तो 100 प्लस 20 अपॉन 100 माइनस 25, ये आया हमारा 120 अपॉन 75, 8 अपॉन 5। तो ये क्या, सीपी और एमपी के बीच में हमारा रेशियो आया है, एमपी और सीपी के बीच में। मतलब कि अगर सीपी 5 हो तो एमपी क्या होगा, हमारा 8 होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि वस्तु के लागत मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% क्या होता है दोस्तों, अगर इसको फ्रैक्शन में लिखा जाए वो होता है हमारा 1/5। मतलब कि 5 पर 1 की वृद्धि हो रही है। पहले सीपी 5 था, 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो क्या हुआ 6। अब नेक्स्ट सीपी हमारे पास क्या है 6। फिर पूछा गया कि वृद्धि हो जाती है तो अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए ताकि लाभ के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं हो। लाभ अब भी हमारा कितना है, 20% है। पी की वैल्यू अब भी हमारी 20% है। एमपी हमारी सेम है 8 और डिस्काउंट हमसे पूछा गया है। तो फिर से यही फॉर्मूला लगा लो आप, एमपी अपॉन सीपी। इस बार एमपी क्या है 8 और सीपी इंक्रीज हो गई है, सीपी बची हमारे पास 6 इक्वल टू 100 प्लस पी। पी की वैल्यू क्या है 20 अपॉन 100 माइनस डी। डी की वैल्यू हमें पता नहीं है, ये 4 और 3 हो जाएगा। ये बना हमारे पास 120, 4 120 30 टाइम्स कट जाएगा ये। तो 100 माइनस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई से 90। तो यहां से डी की वैल्यू हमको क्या मिली 10%। यही हमारा आंसर है, सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बराबर धनराशियों को क्रमशः 10% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक ही समय पर उधार दिया जाता है। यदि पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है तो प्रत्येक मामले में प्राप्त धनराशि 37,900 रुपये है। तो प्रत्येक धनराशि क्या है। क्वेश्चन ये है कि दो कोई भी अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, उनको अलग अलग रेट पे, एक को 10% पे और एक को 8% पे, किसके सिंपल इंटरेस्ट की रेट पर एक ही टाइम पर क्या उधार दिया जाता है। और जो पहली धनराशि है वो 2 साल पहले ले ली जाती है, मतलब उसका टाइम पीरियड क्या होगा 2 साल कम होगा दूसरी से। और प्रत्येक मामले में प्राप्त धनराशि क्या है, इक्वल है, समान है, 36,900 रुपये। तो दोनों टाइम, पहली बात तो क्या है कि धनराशि बराबर है और बाद में मतलब प्रिंसिपल भी पहले इक्वल है और बाद में अमाउंट भी इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि ब्याज हमें इक्वल मिला है। जो भी कंपनसेट होगा, जो भी चेंज होगा वो रेट और टाइम में होगा।
तो दोनों का SI1 मान लो और SI2 ये क्या है, दोनों इक्वल है और प्रिंसिपल भी सेम है। तो प्रिंसिपल क्या हो गया, P, SI का फॉर्मूला होता है दोस्तों PR/T/100। तो प्रिंसिपल मान लिया हमने क्या, P, और फर्स्ट केस में R क्या है, 10%, और T हमने मान लिया T टाइम है, T हमको गिवन नहीं है, अपॉन 100। सेकंड केस में हमारे पास प्रिंसिपल तो सेम है लेकिन रेट क्या है हमारे पास 8% है। P इंटू 8 इंटू टाइम क्या है, पहली धनराशि से 2 वर्ष ज्यादा है क्योंकि 2 साल पहले ही पहली वाली ले ली, इसका मतलब दूसरी धनराशि पहली से क्या 2 साल ज्यादा है। तो ये हो गया हमारे पास T+2 अपॉन 100 से 100 कट जाएगा, P से P, यहाँ से 10T की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 8T+16। T की वैल्यू यहाँ से हमको मिली 8 ईयर्स, 8 साल हमको T की वैल्यू मिली। अब हमसे पूछा क्या है कि प्रत्येक धनराशि मतलब हमसे प्रिंसिपल की वैल्यू पूछी है और अमाउंट की वैल्यू 36,900। अमाउंट हमारे पास क्या है 36,900 है और अमाउंट होता है क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल हमको पता नहीं है, प्रिंसिपल पूछा है, और इंटरेस्ट भी हमको पता नहीं है। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये किसके इक्वल है 36,900। तो P प्लस P इंटू R क्या है फर्स्ट केस में, अगर फर्स्ट केस की बात करें हम तो R क्या है 10 है और T फर्स्ट केस में क्या है 8 साल है अपॉन 100। ये हमारे पास आया 4P/5। P प्लस 4P/5 ये किसके इक्वल आ गया 36,900। तो यहां से 9P इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 36,900 और 9 से ये कट जाएगा 4 1 से। ये हमारे पास आंसर आया 20,500 रुपये। क्या ही प्रिंसिपल आई, और प्रिंसिपल दोनों केस में सेम है। हम चाहे तो फर्स्ट वाले से भी ले सकते हैं, सेकंड वाले से भी ले सकते हैं। मैंने फर्स्ट वाले से लिया है, आप अपनी मर्जी से कोई सा भी केस ले सकते हो। दोनों में प्रिंसिपल की वैल्यू सेम आएगी क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 बराबर धनराशियां। तो हमारा आंसर क्या होगा 20,500 रुपये। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4, तो sec थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस cot थीटा इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। आसान क्वेश्चन है, इसमें बस ध्यान रखने की बात यही है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग है इनसे। तो ये एक बात आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है और बाकी अपने को एंगल की वैल्यू ध्यान रखनी है, जैसे साइन 60 क्या होता है, cos 60 क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। तो यहां से cos थीटा कॉमन आ जाएगा ऊपर, cos थीटा हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। तो यहां अगर इसका एलसीएम ले ले तो एलसीएम क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ये इससे कट जाएगा तो यहां तो बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा और यहां बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और ये इक्वल टू 4। साइन थीटा प्लस का और साइन थीटा माइनस का ये आपस में कट जाएंगे। तो यहां क्या बचा हमारे पास 2 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी ये किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ये कट जाएगा 2 टाइम्स। हमारे पास क्या बचा cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। एक कोस थीटा से एक कोस थीटा कट जाएगा, यहां से हमको कोस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। और कोस थीटा 1/2 कब होता है? 60 डिग्री पे, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास 60 डिग्री आई है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। सेक 60, सेक 60 क्या कोस का उल्टा ही होगा, ये वैल्यू तो होगी 2, प्लस कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 2 + 3/√3, और ये √3 से कटेगा कितनी बार? √3 बार। हमारा आंसर आ गया 2 + √3। 2 + √3, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए बी से 2 गुना कार्य कुशल है और सी बी से 3 गुना कार्य कुशल है। वे एक साथ मिलकर काम करते हुए काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी दोनों एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं और शेष काम को बी अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा? कोई भी 3 दोस्त है, ए बी और सी, तीनों काम करते हैं और इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हमको दे रखी है। क्या है कि ए बी से 2 गुना कार्य कुशल है। इसका मतलब क्या है कि अगर ए बी एक काम करता है तो बी उतने ही टाइम में क्या 2 काम कर लेगा, तभी तो 2 गुना कार्य कुशल हुआ। और सी और बी से 3 गुना है, मतलब बी एक काम करता है तब सी 3 काम कर लेगा। तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। अब हमसे क्या पूछा है कि वे एक साथ मिलकर काम करते हुए काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और तीनों के बारे में बताया कि अगर वो तीनों एक साथ मिलकर काम करे तो काम कितने दिनों में? 5 दिनों में पूरा हो जाएगा। और ये एफिशिएंसी क्या होती है इनकी? 1 दिन की होती है। तो 1 दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं? 6 काम। और 5 दिन में टोटल काम कितना हो गया? 30 काम 5 दिन में तीनों मिलकर कर लेंगे। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है कि ए और सी दोनों एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं। ए और सी ये दोनों एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 और 3 5, और 5 दिनों में कितना कर लेंगे? 25 काम। तो बाकी का काम कितना बचा हमारे पास? 5 काम बचा। आगे क्या पूछा कि शेष काम को बी अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा? शेष काम मतलब 5 काम, और बी अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा? बी दिन में एक काम करता है, तो 5 काम पूरे करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? 5 दिन। यही हमारा आंसर है, सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बर्तन में 2 तरल पदार्थों ए और बी का विलयन है जिनका अनुपात 5:3 है। यदि बर्तन में से 10 लीटर विलयन निकाला जाता है और उसी मात्रा में बी को मिला दिया जाता है तो बर्तन में ए और बी का अनुपात 10:11 हो जाता है। बर्तन में विलयन की मात्रा थी। दोस्तों, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, वो ये है कि अगर कोई एक विलयन है जिसमें 2 सॉल्यूशन, एक तो ए है और एक बी है। ये मान लो हमारे पास क्या है? 6 लीटर है। ये मान लो 4 लीटर है। अब हमसे बोला गया है कि पूरे बर्तन में से 5 लीटर सॉल्यूशन निकालना है, दोनों मिक्स है, और 5 लीटर इसकी वैल्यू निकालनी है। 5 लीटर निकालना है इसमें से। तो अगर 5 लीटर निकालेंगे तो ये तो बात है नहीं कि ये अकेला ए निकलेगा या फिर अकेला बी, दोनों निकलेंगे। और किस रेशियो में निकलेंगे? जिस रेशियो में विलयन में उनकी मात्रा है। तो किस रेशियो में मात्रा उनकी? ए तो है 3 और बी क्या है 2। तो इसी रेशियो में वो विलयन से बाहर निकलेंगे जितना हम बाहर निकाल रहे हैं। तो 5 लीटर बाहर निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 3 लीटर तो ए निकल रहा है और 2 लीटर बी निकल रहा है। तो 3 लीटर ए निकल गया। ए पहले कितना था? 6, और बी पहले कितना था? 4। अब 3 ए निकल गया और 2 बी निकल गया। तो अब जो नई क्वांटिटी बची हमारे पास वो क्या बची? 3 और 2। ये इनका क्या रेशियो है और ये इनकी क्वांटिटी है। कब? जब निकालने के बाद। और पहले निकालने से पहले इनका रेशियो क्या था? 3:2। इसका मतलब क्या है कि अगर विलयन में से कितना भी सॉल्यूशन निकाल लो, आप विलयन को निकाल लो,
निकालने के बाद भी उनका रेशियो वही रहता है जो पहले था। तो इस बात को आप ध्यान रखना और इसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक बर्तन में दो तरल पदार्थों ए और बी का विलयन है जिनका अनुपात 5:3 है। ए है और बी है, इनका अनुपात दे रखा हमको 5:3। अब क्या बोला गया है कि 10 लीटर विलयन निकाला जाता है और उसी मात्रा में बी को मिला दिया जाता है। 10 लीटर तो सॉल्यूशन निकाला जाता है, 10 लीटर बी मिलाया जाता है। तो ये कंडीशन ये होने के बाद क्या होता है, हमारे पास रेशियो ए और बी का 10:11 हो जाता है। अब जो नया रेशियो हमारे पास आया वो क्या आया, 10:11। ये नया कब आया, 10 लीटर बी मिलाने के बाद, ना कि 10 निकालने के बाद। तो हमने मान लिया कि पहले ये था और अब 10 निकाल लिया है, 10 माइनस किया है, फिर भी रेशियो तो यही रहेगा। तो नई कंडीशन में रेशियो क्या था हमारे पास, 5:3, और अब प्लस 10 ऐड किया है। तो ऐड सिर्फ बी किया है, ना कि ए। तो ए की क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए, पहले 5 है अब 10 है, तो इनको सेम करना होगा। सेम करने के लिए इनको किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, 10 और 6, और बाद में 10 और 11। तो जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ बी की वजह से आ रहा है। और बी की वजह से क्यों आ रहा है, क्योंकि 10 लीटर हमने बी मिलाया है। यहाँ पर 6 से 11 में चेंज कितना आया, 5 का, और रियल में चेंज कितना हो रहा है, 10 का। इसका मतलब 5 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 2। 1 की वैल्यू 2 है, और सॉल्यूशन टोटल कितना हमारे पास, 16। 16 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास 32। अब ये 16 कब था, 10 लीटर निकालने के बाद। इसका मतलब 10 लीटर और रहा होगा इसमें, 10 लीटर और रहा होगा। इसका मतलब सॉल्यूशन पहले कितना था, 42 लीटर। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बर्तन में विलयन की मात्रा थी, मतलब पहले की बात पूछ रहा है, इसलिए 42 लीटर हमारा सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक जरूर करें, घर में रहे, स्वस्थ रहे, आसपास के लोगों का ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।